नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजलि जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का हमारा ई कंटेंट का टॉपिक है प्रथा या कस्टम। आज के हमारे ई कंटेंट में हम प्रथा के बारे में जानकारी लेंगे। प्रथा एक अनौपचारिक सामाजिक प्रतिमान है। प्रथा शब्द का प्रयोग ऐसी जनरीतियों के लिए होता है जो समाज में बहुत समय से प्रचलित हो या बहुत लंबे समय से चली आ रही हो। प्रथा में भी समूह कल्याण के भाव निहित होते हैं। यही कारण है कि कई बार प्रथा एवं लोकाचार का प्रयोग पर्यायवाची के रूप में किया जाता है। जब जनरीतियों का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण होता है तो वे प्रथाओं के नाम से जानी जाती हैं। प्रथाएं नवीनता की विरोधी होती हैं और ये कार्य करने के लिए परंपरागत मार्ग की ओर जोर देती हैं। डेविस कहते हैं कि प्रथा शब्द विशेषकर उन व्यवहारों की ओर संकेत करता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी होता चला आता है, अथवा प्रथाएं वे व्यवहार हैं जिनका पालन केवल इसलिए किया जाता है कि बीते हुए समय में उनका पालन किया गया था। इस प्रकार से यह लोकाचारों की अपेक्षा लोक रीतियों से अधिक निकट है, लेकिन ये दोनों के परंपरागत, स्वचालित तथा सामूहिक चरित्र को स्पष्ट करती हैं। प्रथाएं हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उनमें तर्क का होना आवश्यक नहीं होता है। इस प्रकार इस जानकारी के बाद अब हम चलते हैं इनकी अर्थ और परिभाषाओं की ओर। सबसे पहली परिभाषा है मैकाइवर एंड पेज की। इन्होंने बताया है कि सामाजिक मान्यता प्राप्त व्यवहार ही समाज की प्रथाएं हैं। सापिर के अनुसार प्रथा का उपयोग व्यवहार के तरीके की उस संपूर्णता के लिए किया जाता है जो परंपराओं द्वारा अस्तित्व में आकर समूह में स्थायी रूप ग्रहण कर लेते हैं। अगली डेफिनेशन है बोगार्डस की। इनके अनुसार प्रथाएं समूह के द्वारा स्वीकृत नियंत्रण की ऐसी विधियां हैं जो इतनी सुदृढ़ हो जाती हैं कि उन्हें बिना विचार के ही मान्यता दे दी जाती है और इस प्रकार से ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है। अगली डेफिनेशन लुंडबर्ग की है। इनके अनुसार प्रथाएं वे रीतियां हैं जो एक पीढ़ी तक निरंतर प्रचलन में रहते हुए औपचारिक मान्यता प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार इन परिभाषाओं के बाद अब हम चलते हैं इनकी विशेषताओं की ओर। तो प्रथाओं की सबसे पहली विशेषता यह है कि प्रथाएं समाज में व्यवहार करने की एक विधि है। दूसरा है प्रथाएं वे जनरीतियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। तीसरी विशेषता यह है कि प्रथाओं को समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है, इसलिए इनमें स्थायित्व पाया जाता है। चौथा है प्रथाएं व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण रखती है। ये सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन है। इनकी प्रकृति बाध्यतामूलक होती है। पांचवी विशेषता यह है कि प्रथाएं अलिखित और अनियोजित होती हैं। छठी विशेषता यह है कि प्रथाओं का निर्माण नहीं होता है, वरन ये समय के साथ साथ धीरे धीरे विकसित होती हैं। इस प्रकार ये इतिहास की देन है। अगला सातवीं विशेषता यह है कि प्रथाओं का उल्लंघन करने पर समाज द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है और ऐसा करने पर निंदा, आलोचना, हंसी मजाक आदि की जाती है।
आठवीं विशेषता यह है कि प्रथाओं का पालन करने वाले कोई औपचारिक संस्था या संगठन नहीं है और न ही इनकी व्याख्या और देखरेख करने वाला कोई अधिकारी है। समाज ही प्रथा का न्यायालय है। नवीं विशेषता यह है कि प्रथाएं कठोर हैं, वह अपरिवर्तनशील होती है, लेकिन समय के साथ साथ इसमें कुछ परिवर्तन अवश्य पाया जाता है। 10वीं विशेषता यह है कि यह हमारे व्यवहार को नियंत्रित कर देती है और निर्देशित करती है, साथ ही साथ इनकी प्रकृति अमूर्त होती है। आगे विशेषताओं के बाद हमने जाना कि पिता की आज्ञा का पालन करना, अपनी ही जाति में विवाह करना, मृत्यु भोज, छुआछूत, बाल विवाह, दहेज आदि अनेक प्रथाएं हमारे समाज में प्रचलित है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि लोग प्रथाओं का पालन क्यों करते हैं, उनकी क्या उपयोगिता या महत्व है, समाज में उनके स्थायित्व के क्या कारण हैं, उनके पीछे कौन सी शक्तियां हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम निम्न बातों के आधार पर दे सकते हैं। पहला है कि प्रथाओं का पालन करना लोग अपना कर्तव्य समझते हैं, उनसे वे अपना मनोवैज्ञानिक संबंध मानते हैं। लोगों का विश्वास है कि प्रथाओं का पालन करने का अर्थ है पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रकट करना, क्योंकि उनका निर्माण उनके पूर्वजों के द्वारा ही किया गया है। दूसरा, प्रथाओं का पालन करने पर व्यक्ति को अपने आप को सुरक्षित महसूस होता है, अर्थात व्यक्ति यह मानता है कि इन प्रथाओं का पालन करने पर वह सुरक्षित है और समाज के सभी सदस्य उसके साथ हैं। अगला यह है कि समाज के सभी व्यक्तियों में पहल करने की क्षमता नहीं होती है, अतः किसी नए व्यवहार को प्रारंभ करने के बजाय ये परंपरा से चले आ रहे व्यवहार को ही स्वीकार कर लेते हैं। अगला चौथा आधार यह है कि प्रथाओं का पालन न करने पर समाज द्वारा व्यक्ति की आलोचना और निंदा की जाती है, उसे समाज से बहिष्कृत भी किया जा सकता है। इन स्थितियों से बचने के लिए व्यक्ति प्रथाओं का पालन करता है। अगला पांचवा आधार यह है कि एक लंबे समय से समाज में प्रथाओं का प्रचलन होने से वे हमारे व्यवहार का अंग बन जाती है, अतः इन प्रथाओं का पालन हमारे जीवन में करना एक स्वाभाविक क्रिया हो जाती है और हम स्वाभाविक रूप से ही इन प्रथाओं का अपने जीवन की सभी क्रियाओं में, सभी क्षेत्रों में पालन करते हैं। अगला आधार यह है कि प्रथाएं व्यक्ति को सामाजिक अनुकूलन में सहायता देती हैं। अगला आधार यह है प्रथाएं सामाजिकरण के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने में सहयोग देती है। ये सीखने की प्रक्रिया को सरल बना देती है, अर्थात ये प्रथाएं व्यक्ति को पहले से ही विभिन्न व्यवहारों के बारे में, विभिन्न क्रियाओं के बारे में, विभिन्न संबंधों के बारे में समाज में जानकारी दे देती है। व्यक्ति का यह सामाजिकरण का एक आधार बन जाता है। व्यक्ति इनके द्वारा समय से पहले जानकारियाँ प्राप्त कर लेता है और यह व्यक्ति को आने वाले समय में निर्देशित करती है या पथ प्रदर्शन का कार्य करती है। अतः इस प्रकार यह प्रथाएं व्यक्ति के सामाजिकरण में सहायक होती हैं और व्यक्ति का सही सामाजिकरण कर ये व्यक्तित्व के विकास में भी योगदान देती है। अगला यह है कि प्रथाएं समूह और समाज के व्यवहार में एकरूपता लाती है, अर्थात प्रथाएं सभी समाज के सदस्यों से समान व्यवहारों की
अपेक्षा करती है। व्यक्ति जब इन प्रथाओं का पालन करते हैं, इन प्रथाओं को अपने व्यवहार में ढाल लेते हैं, तो समाज में सभी के व्यवहारों में एक रूपता आती है। फलस्वरूप समाज में समानता बनी रहती है, संगठन बना रहता है। इस प्रकार से आज के ई कंटेंट में हमने प्रथा क्या है, इसकी अर्थ परिभाषा, इसकी विशेषताओं और इसकी उपयोगिताओं के बारे में जाना। धन्यवाद।